Very good morning to all of you. So today we are just going to continue 18 lecture of our chapter and that is नेचुरल रिसोर्स। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, इस वजह से इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें अप्रॉक्स 16-17 लेक्चर्स लग गए। ओके, और आज के क्लास में जो कि हमारा 18 लेक्चर है, इस क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQs है उसको डिस्कस करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस चैप्टर से हम लोगों ने 17 लेक्चर्स कवर किया है और उसमें हम लोग इस चैप्टर का हर एक टॉपिक पूरे डिटेल्स में कवर कर लिए हैं और आज के क्लास में हम उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs है उसको डिस्कस करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो first questions we have, that is written here, question number 2 by mistake. Okay, if there were no atmosphere around the earth, the temperature of the earth will increase, go on decreasing, increase during day and decrease during night, be unaffected. Okay, question number 2 हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर यहाँ बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया, एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 1। इफ देयर वेयर नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल, अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर कैसे होता? क्या वो इंक्रीज होता, क्या वो डिक्रीज होता, क्या वो दिन में इंक्रीज हो जाता और रात में डिक्रीज हो जाता, या फिर कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ता, जैसे अभी टेम्परेचर है वैसे ही टेम्परेचर रहता। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता? क्या टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता या टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता, या रात के टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज होता और दिन के टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज होता, या फिर अनइफेक्टेड जैसे है वैसे ही रहता? तो क्या आंसर होगा इसका? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज इंक्रीज ड्यूरिंग डे एंड डिक्रीज ड्यूरिंग नाइट। अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा दिन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता और रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता। ओके, यानी दिन में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती और रात में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगता अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो। ओके, गॉट इट? Now we have a third question, and what this question is saying, what would happen if all the oxygen present in the environment is converted to ozone? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर पूरा ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वो ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? What would happen if all the oxygen present in the environment is converted to ozone? अगर हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो सारे ओजोन लेयर में, ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसके बाद क्या होगा इस अर्थ पे? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए बोल रहा है वी विल बी प्रोटेक्टेड मोर, हम लोग को और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने लगेगा। ऑप्शन सी ओजोन इज नॉट स्टेबल हेंस इट विल बी टॉक्सिक, ओजोन आपका स्टेबल नहीं होता इस वजह से ये टॉक्सिक होगा। It will help harmful sun radiations to reach earth and damage many life forms. ये harmful जो sun radiation होता है, सन के बहुत सारे रेडिएशन आपका harmful होता है, उसको अर्थ पे रीच करने में हेल्प करेगा और लाइफ फॉर्म्स को डैमेज करने में उसको सपोर्ट करेगा। ओके, so what will be the correct answer? Correct answer will be B and that is it will become poisonous and kill living forms.
अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो सब ओजोन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा और इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करने में किल करेगा. ओके, that's why our correct answer will be B, and that is it will become poisonous and kill living forms. Okay, now move to the question number 4, and what this question is asking, let us say, one of the flowing factors does not lead to the soil formation in nature. नेचर में आपका जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमने जब सॉइल टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट किया था वहां पे हमने देखा था कि सॉइल हम किसे बोलते हैं, तो जो अपर मोस्ट लेयर में अर्थ क्रस्ट का प्रेजेंट होता है उसे हम सॉइल बोलते हैं. ओके, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखा था कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल जो प्रोसेस है वो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ये 10 साल 20 साल 30 साल का प्रोसेस नहीं है, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है सॉइल की फॉर्मेशन करवाने में. ओके, वहीं पे हमने देखा था कुछ फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे हमने सनलाइट देखा था, विंड देखा था, वाटर देखा था. ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे में आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है. तो जब हम लोग सॉइल फॉर्मेशन यानी वेदरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था सनलाइट भी हेल्प करता है, वाटर भी हेल्प करता है, विंड भी हेल्प करता है, लेकिन पॉलीथीन बैग ये तो हमारा सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, अदरवाइज ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होगा डी, एंड दैट इज पॉलीथीन बैग्स, बिकॉज यही हमारा यही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है. ओके, नाउ move to the next question, and that is question number 5. The two forms of oxygen found in the atmosphere are, ऑक्सीजन का 2 फॉर्म्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो क्या है, वाटर एंड ओजोन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 2 फॉर्म्स ऑक्सीजन का जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, वाटर और ओजोन है, वाटर और ऑक्सीजन है, ओजोन एंड ऑक्सीजन है, या फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है. तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 2 फॉर्म्स कौन कौन सा अवेलेबल है, एक तो हमारा ऑक्सीजन, ओके, और दूसरा हमारा ऑक्सीजन क्या होता है O2, ओके, और दूसरा हमारा ओजोन जो कि क्या होता है O3. So what will be correct answer? Correct answer will be C, and that is ozone and oxygen. Okay, now move to the next question, and let's see what this question is asking. The process of nitrogen fixation by bacteria does not take place in the presence of molecular form of hydrogen, elemental form of oxygen, water, elemental form of nitrogen. The process of nitrogen fixation by a bacteria does not take place in the presence of elemental form of oxygen, and that is option B. Okay, now move to the next question, and next question is question number 17, and let us see what this question is asking. Rainfall patterns depend on option A, the underground water table, option B, the number of water bodies in an area, option C,
द डेंसिटी पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन इन एन एरिया। ऑप्शन डी, द प्रिवेलिंग सीजन इन एन एरिया। ओके, ये जो रैनफॉल पैटर्न है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या अंडरग्राउंड वाटर टेबल पे डिपेंड करता है, या कितना वाटर बॉडीज है उस एरिया में उस पे डिपेंड करता है, या फिर डेंसिटी पैटर्न ह्यूमन पॉपुलेशन के पैटर्न पे डिपेंड करता है, या फिर प्रिवेलिंग सीजन इन एन एरिया? किस चीज पे डिपेंड करता है? तो आपके सीजन पे भी, रानी सीजन में ज्यादा बारिश आता है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्लस वाटर बॉडीज इन एरिया, जितना वाटर बॉडीज होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ओके, most appropriate answer will be B. Okay, now move to the next question, and the next question is a question number 8. One of the flowing process is not a step involved in the water cycle operating in a nature. यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो नीचे आपका ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी प्रेसिपिटेशन एंड ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस, तो ये जो चारों प्रोसेस है उसमें से कौन सा प्रोसेस आपका वाटर साइकिल में ऑपरेट नहीं होता है, यानी वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है? सिंपली बोल सकते हो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ वाटर साइकिल। तो क्या होगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सनलाइट के हेल्प से हमारा जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि प्लांट को फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू वो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको लीफ के थ्रू, लीफ में एक स्मॉल होल होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। ओके, तो प्रेसिपिटेशन तो आपका ये जो रैनफॉल होता है। तो हम जब वाटर साइकिल पढ़ रहे थे, वाटर साइकिल हमारा वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल था, तो वहाँ पे जब हमने इस प्रोसेस को डिटेल में देखा था, एक क्लास में हमने पूरे प्रोसेस को डिटेल में देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था एक्सक्यूज मी कि वाटर साइकिल में आपका इवेपोरेशन भी इन्वॉल्व हो रहा था, ट्रांसपिरेशन भी इन्वॉल्व हो रहा था, और प्रेसिपिटेशन भी इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा था, वो हमारे वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी डी, एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन अ वाटर साइकिल। ओके, now move to the next question, and that is question number 9. Okay, which of the following is not a greenhouse gas? इसमें से कौन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और अमोनिया। ठीक है, इसमें से कौन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस ऑल आर द गैसेस ऑफ दिस ऑल आर greenhouse gases, but ammonium is not a greenhouse gas. That's why correct answer will be D, and that is ammonia. Okay, अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया, एंड आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो now let's move to the next question, and that is question number 10. Okay, what this question is saying, which step is not involved in a carbon cycle? कार्बन साइकिल में आपका कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता? फोटोसिंथेसिस,
ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, फोटोसिंथेसिस सबको पता है, ये तो बचपन से हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, तो वो सनलाइट के हेल्प से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज इज नोन एज अ फूड ऑफ अ प्लांट एंड ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है जिससे वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं ताकि अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म्स है उसे वो लोग उसे यूज कर सके। ओके, ट्रांसपिरेशन जब मैंने अभी बताया, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के हेल्प में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी प्रोडक्शन करवाता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यानी ये कोल, पेट्रोल, डीजल का बर्निंग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सारा चीज रिलीज करता है। ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कार्बन साइकिल में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कार्बन साइकिल में आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन में आपका एक्सेस वाटर जो होता है वो प्लांट लीफ के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं और ये प्रोसेस आपका वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये तीन ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कार्बन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये प्रोसेस हमारा कार्बन साइकिल में नहीं बल्कि वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ओजोन होल मीन्स, अब डे बाई डे सुनते होंगे कि ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन में होल हो रहा है। तो ओजोन होल का मतलब क्या होता है? अ लार्ज साइज्ड होल इन द ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, स्मॉल होल्स स्कैटर्ड इन द ओजोन लेयर, थिकनिंग ऑफ द ओजोन इन द ओजोन लेयर। ओजोन होल का क्या मतलब होता है? लार्ज होल हो गया ओजोन लेयर में, या ओजोन लेयर पतला हो गया, या फिर छोटा छोटा होल्स ओजोन लेयर में स्कैटर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर आपका ओजोन लेयर जो है वो मोटा होते जा रहा है। ओजोन होल से आप क्या समझते हो? ओके, तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? आवर करेक्ट आंसर विल बी बी एंड दैट इज थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डे बाय डे आपका पतला होते जा रहा है। ओके, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर मीन्स ओजोन होल्स। ओके, ओजोन होल का मतलब क्या होता है? ओजोन लेयर जो है वो आपका डे बाय डे पतला होते जा रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, now move to the next question and that is question number 12. Ozone layer is getting depleted because of excessive use of automobiles, excessive formation of industries unit, excessive use of man-made compound containing both fluorine and chlorine, excessive deforestation. ओजोन लेयर आपका डिप्लीट होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। तो क्यों होते जा रहा है? ओके, ये जो ओजोन लेयर है वो आपका डे बाय डे पतला होते जा रहा है। वो क्यों होते जा रहा है? एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स के वजह से, या फिर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यूनिट, या एक्सेसिव यूज ऑफ मैन-मेड कंपाउंड containing both fluorine and chlorine, या excessive deforestation. Ozone layer is gently depleted because of excessive use of automobiles, excessive formation of industrial units, excessive use of man-made compounds containing fluorine and chlorine,
What will be correct answer? Correct answer will be excessive formation of industries unit. Okay, now move to the next question, and that is question number 13. Which of the following is recently originated problem of environment? Ozone layer depletion, greenhouse effect, global warming, all of these. Which of the following is a recently originated problem of environment? इसमें से कौन आपका environment से related recently वाला problem है? तो ओजोन लेयर भी आपका बहुत, हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर का भी प्रॉब्लम हमें बहुत फेस करने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी और ग्लोबल वार्मिंग भी. ग्रीन हाउस इफेक्ट ही आपका ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है. तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये सारा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रहा है. ओके, now move to the next question, and the next question is question number 14. When we breathe in air, nitrogen also goes inside along with oxygen. So what is the fate this nitrogen? When we breathe in air, nitrogen also gets inside along with oxygen. So what is fate of this nitrogen? It moves along with the oxygen into the cell. It comes out with the carbon dioxide during exhalation. It is absorbed by the nasal cells. Nitrogen concentration is already more in the shell, so it is not at all absorbed. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चला जाता है. ठीक है, तो क्या होता है? तो इट मूव्स अलोंग विथ ऑक्सीजन. ये क्या ये ऑक्सीजन के साथ हमारे शेल में मूव होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन भी हम एक्सेल कर देते हैं? तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी दैट इज it comes out with the carbon dioxide during exhalation process of breathing. Okay, now we have a next question, and that is question number 15. Topsoil contains the following: humus and living organism only, humus and soil particles only, humus, living organism and plants, humus, living organism and soil particles. What will be correct answer? Correct answer will be D, that is humus, living organism and soil particle. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो टॉप सॉइल होता है वो क्या कंटेन करता है? टॉप सॉइल आपका क्या कंटेन करता है? सिर्फ ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म, या ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल्स, या ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट, या फिर ह्यूमस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और सॉइल पार्टिकल्स? सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? Correct answer will be D, that is humus, living organism and soil particles. Okay, now move to the question number 16. Choose the correct sequence. Carbon dioxide in atmosphere, decomposer. Carbon dioxide in the atmosphere, decomposer. Organic carbon in animals, organic carbon in plant. Carbon dioxide in our atmosphere, organic carbon in plants, organic carbon in animals, inorganic carbon in soil. Inorganic carbonates in water, organic carbon in plants, organic carbon in animals, scavenger. Organic carbon in animals, decomposer. Carbon dioxide in atmosphere, organic carbon in plants. What will be correct answer? Correct answer will be B, carbon dioxide in the atmosphere, organic carbon in animals, and inorganic carbon in a soil. Okay, now move to the question number 17. Major source of minerals in a soil is. सॉइल में मिनरल्स का मेजर सोर्स क्या है? पेरेंट रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड? प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया. पेरेंट रॉक जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 17 का मेजर सोर्स मिनरल्स का क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि मिनरल का, सॉइल में मिनरल्स का मेजर सोर्स कौन है? प्लांट है, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, या पेरेंट रॉक जिससे सॉइल की फॉर्मेशन होती है? सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी
Correct answer will be A, that is parent rock from which soil is formed. Okay, now we have a question number 18. Okay, total earth surface covered by water is 75%, 60%, 85% और 50%. ये जो अर्थ सरफेस है उसमें वाटर से कितना परसेंट, अर्थ का कितना परसेंट सरफेस है जो आपका वाटर से कवर है? 75%, 60%, 85%, 50%. कितना परसेंट? 75%. 75% अर्थ सरफेस जो है हमारा वो हमारा वाटर से कवर्ड है. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 19. बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, एयर. बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स. ओके, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर का वो किससे कॉन्स्टिट्यूट नहीं है? तो ये जो एयर है वो हमारा कैसा कंपोनेंट है? तो ये हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट्स है. ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें कैसा चूज करना है, कैसा ऑप्शन जो कि बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट ना हो. तो एयर हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट्स है. दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी D, and that is air. Okay, now we have a question number 20. An increase in carbon dioxide content in the atmosphere would not cause more heat to be retained by the environment. Increase in the photosynthesis in a plant, global warming, abundance of a desert प्लांट. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में क्या नहीं होगा? एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड नॉट कॉज क्या? ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से इसमें से जो ऑप्शन दिया गया उसमें से क्या नहीं होगा? वो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका वजह नहीं है? तो मोर हीट टू बी रिटेन बाय द एनवायरमेंट, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट को रिटेन करेगा तो होगा ही. इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस प्लांट, ये भी होगा क्योंकि इनफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा. ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही कार्बन डाइऑक्साइड. तो एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट का नंबर नहीं बढ़ेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा तो. ओके, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, एंड दैट इज एबंडेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट. ओके, सो आज के क्लास में हम लोगों ने, आज का क्लास हमारा 18 लेक्चर था नेचुरल रिसोर्स का, और इस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 20 MCQs कवर किए हैं. नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इससे रिलेटेड MCQ करेंगे, तब जाके हमारा सारा MCQ उस चैप्टर्स का कवर हो जाएगा. उसके बाद से हमारा ये चैप्टर टोटली फिनिश हो जाएगा. उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.